लेक्चर नंबर 5 में अपन ने तुम लोगों को बोला था कि अपन लेक्चर नंबर 4 में नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लेक्चर नंबर 4 में अपन ने पढ़ा था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग क्या था? टेस्टिस, वृषण। तो मैं पहले पढ़ूंगा प्राथमिक जनन अंग, फिर पढ़ेंगे द्वितीयक जनन अंग। तो यदि हम प्राथमिक जनन अंग की बात करें तो आज हमको पढ़ना है टेस्टिस। क्या पढ़ना है? जिसको हम बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? टेस्टिस और वृषण के यदि हम पोजीशन की बात करें तो आप इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है टेस्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? वृषण। ये वाला पार्ट क्या है? टेस्टिस, इसको हम क्या बोलते हैं? वृषण। क्लियर हुआ कि नहीं? और यही वाला जो हमारा टेस्टिस वाला ये जो पार्ट है, ये जो वृषण है, ये हमारा नर जनन अंग का प्राथमिक जनन अंग होता है, जिसके अंदर बनते हैं शुक्राणु। इसके अंदर क्या बनेंगे? शुक्राणु, जिनको हम बोलेंगे स्पर्म। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? आपके एग्जाम में आता है वृषण क्या है? क्या आता है? वृषण क्या है? तो वृषण या बनेगा हेडिंग टेस्टिस। बातें नहीं करो बेटा, है ना? अपन बात कर रहे हैं बेटा वृषण या बातें नहीं, अपन बात कर रहे हैं टेस्टिस या वृषण। तो सबसे पहले अपन वृषण की पोजीशन देखो कि टेस्टिस होता कहाँ है। टेस्टिस के सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हम वृषण में देखेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ है, स्थिति। मतलब जो वृषण होता है कहाँ होता है, इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है? तो वृषण होता है वृषण कोश में। अब वृषण कोश की मैंने परिभाषा लिखवा दिया था कि यह एक, हिंदी से खुद से लिखा था, यह एक थैली नुमा संरचना होती है जो कि नर के दोनों पैरों के बीच में होती है। समझा दिया था? तो ये होता है, देखो ये दोनों पैर हो गए, इन दोनों पैर के बीच में एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम सैक, या हिंदी में बोलेंगे वृषण कोश। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। अब ये जो वृषण कोश है, तो यहाँ पे देखो ऐसे दो गैप थे, यहाँ से क्या आया था? इंगोइनल कैनाल, और इसके अंदर क्या थी? ये एक टेस्टिस, एक ये टेस्टिस। तो अब अपने को स्टडी करना है इसकी। तो हम अब इसको एक को काट के बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगी क्या? टेस्टिस। क्या हो जाएगी? टेस्टिस। तो हम पहले पढ़ेंगे टेस्टिस की संरचना। जो वृषण है, पहले हम वृषण की संरचना देखेंगे, फिर वृषण की आंतरिक संरचना देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? वृषण की संरचना। तो वृषण की स्थिति कहाँ होता है? वृषण कोश में। वृषण कोश के अंदर क्या रहता है? वृषण। ये हो गया वृषण के बाहर की संरचना। अब हम देखेंगे वृषण के अंदर की संरचना। तो पहले आप लोग कॉपी में क्या हेडिंग डालोगे? पहले आप लोग डालोगे वृषण, फिर वृषण की स्थिति। तो वृषण के लिए अपन ये पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो बेटा, क्या लिखा है देखो। यदि हम वृषण की बात करें तो देखो, फिर से यहाँ पे बना देते हैं। ये वृषण कोश है। क्या है? वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर ये और ये क्या है? टेस्टिस। समझ गए क्या है? टेस्टिस। तो वयस्कों में, मतलब एडल्ट में, अपन लोगों में, है ना, एडल्ट में प्रत्येक वृषण लंबाई के साथ अंडाकार आकार का होता है। वृषण कैसा है? अंडाकार। देखो एकदम गोल नहीं है, एक लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब ये कैसा होता है? अंडाकार। गोल तो है लेकिन कैसा वाला? अंडाकार। अंडाकार होता है। लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी ये जो लंबाई है, ये लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। मतलब यदि अपन बनाएं, ये ऐसा बनाएं, तो इसकी ये जो लंबाई है
ये है 4 to 5 सेंटीमीटर। जब आप लोग वीडियो बनाओगे ना, लिखोगे ना, तो नीचे बना देना है वाला, क्लियर। इसकी ये जो चौड़ाई है ये है 2 से 3 सेंटीमीटर, समझ गए। तो लगभग मतलब अंडाकार लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर है, समझ गए। तो इतना पॉइंट समझ में आया कि जो हमारा वृषण होता है उसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर वृषण घने आवरण से ढका हुआ, मतलब जो वृषण होता है एक ऐसे आवरण से ढका हुआ रहता है। घने आवरण से ढका हुआ प्रत्येक वृषण में लगभग 250 डिम्ब होते हैं। डिम्ब मतलब पता क्या होती है? पतली पाइप, ऐसी। तो इस वृषण के अंदर इस तरह से 250 क्या होती हैं? पाइप, लगभग 250, मतलब 250 से 280 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मतलब 200 से 250 होते हैं। फिर 3 अत्यधिक कुंडलित अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जिनमें शुक्राणु होते हैं, मतलब ये पाइप ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। इस पाइप के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु होते हैं। फिर प्रत्येक अर्धवृत्ताकार नलिका इसके भीतर भाग में 2 प्रकार की परत लगी होती है। कोशिकाओं में नर जनन कोशिका कहा जाता है। और ये जो पाइप है, ये पाइप एक्चुअल में ऐसी होती है, देखो ये पाइप ऐसी होती है। इस पाइप के अंदर एक ऐसी परत होती है और ये परत आगे टूट के, ये परत की जो परत होती है ना, आगे ऐसे टूट के गोल गोल संरचना बनाती है। इन संरचना को हम बोलते हैं नर जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? नर जनन कोशिका। और ये जो नर जनन कोशिका होती है आगे चल के बनाती है स्पर्म। बहुत बार क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नर के किस भाग में शुक्राणु बनते हैं। तो पहले तो नर के टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं, लेकिन नीट में इतना आसान नहीं पूछा जाता। नीट में पूछा जाता टेस्टिस के अंदर कहाँ बनते हैं। तो टेस्टिस के अंदर ये जो 200 से 250 पाइप है ना, जिसको हम बोलते हैं डिब्बे लाइक जो रहते हैं, इसके अंदर बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये हो गया हमारे वृषण की संरचना। क्या हो गया? अब एक 2 नंबर का मान लो 12th में क्वेश्चन आता है कि वृषण किसे कहते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया वृषण किसे कहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जैसे वृषण हो गया ना, अब हम इस वृषण को ऐसे काट के इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अभी बताऊंगा आंतरिक संरचना, लेकिन पहले अपन देखेंगे कि यदि मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि वृषण किसे कहते हैं, तो उसको कैसे हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? वृषण क्या है या वृषण किसे कहते हैं, बात एक ही है। तो क्या बोलोगे? इंसान में वृषण वह अंग है जो शुक्राणु पैदा करता है। सुनो, इतना आसान बनाया गया है इसलिए आसान लगता है, समझ गए? कुछ और लिखा है क्या? सही तो है, वह अंग जो शुक्राणु पैदा करते हैं। क्यों सही तो लिखा है। देखो, इंसान में वृषण वह अंग जो शुक्राणु पैदा करता है, क्या बोलते हैं? वृषण। एक्चुअल में वृषण के अंदर 250 ऐसी पाइप होती हैं जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पुरुष प्रजनन कोशिका और एंड्रोजन पुरुष हार्मोन। मनुष्यों में वृषण अंडाकार आकार के अंगों की एक जोड़ी के रूप में होते हैं जो वृषण कोश में समाहित होते हैं।